हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल सीए इंटर के बच्चों का रिजल्ट्स है। उन लोगों को ऑल द बेस्ट। जो भी रिजल्ट आएगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आप लोग ने फुल मेहनत किया रहेगा एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव 100%। बच्चे लोग ने ना थोड़ा मेरे को व्हाट्सएप मैसेज पे या थोड़ा बहुत कॉल्स में बताया था कि सर अभी कल रिजल्ट आएगा, हम लोग पास हो जाएंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे। तो सर आर्टिकलशिप में जाए तब थोड़ा सा कुछ इनकम टैक्स एक्ट जो नया आया है ना उसके बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज दे सकते हो क्या? तो मैंने बोला डेफिनेटली न्यू इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें मैं 100% आपको बता सकता हूँ। एक्चुअली मेजॉरिटी जो प्रोफेशनल्स हैं वो अभी भी उसको पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ने उसका रिसर्च किया है, तो हम लोग सब लोग रिसर्च मोड में हैं। बट काफ़ी सारा ऐसा भी है जो हमारा ऑलरेडी रिसर्च हो गया है, तो हम तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत तो शेयर कर ही सकते हैं। येस और नो? अब देखो बच्चों, मोस्टली तो जब आर्टिकलशिप के लिए जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो ये लोग कोई आपसे बहुत इनकम टैक्स एक्ट का कोई बहुत डिटेल्ड नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना पुराने वाले का ना नए वाले का। क्योंकि उनको भी पता रहता है कि सी एंटर का जो बच्चा रहता है वो कोई इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के तो नहीं आता है। बट क्योंकि नया एक्ट है, बहुत बरसों के बाद आया हुआ है, मार्केट में बहुत चर्चा हो रही है, तो शायद ये लोग आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो कभी भी इंटरव्यू में जाओगे झूठ नहीं बोलने का। अगर नहीं आता है तो ठीक है सर, नहीं आता है। लेकिन अगर आपको आता रहेगा, अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकोगे तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट, राइट? तो एक ओवरव्यू डिज़ाइन बना रहा हूँ, जो लोग आर्टिकलशिप की इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे उनको भी काम में आएगा। किसी को ऐसी क्यूरियोसिटी है, जानना है नया एक्ट कैसा है, क्या है, डिज़ाइन किया है, ऊपर ऊपर से बातें करते, ठीक है? देखो बच्चों, कैसा रहता है ना, कोई भी एक्ट होता है ना बच्चों, तो उसमें ना चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर अंदर सेक्शन नंबर्स होते हैं। तो जो पुराना एक्ट था उसमें भी वैसा ही था, ये जो नया एक्ट है उसमें भी वैसा ही है। देखो नए एक्ट में कैसा किया है पता है? देर आर अराउंड 23 चैप्टर्स, और इन 23 चैप्टर्स में ना वो लोग ने सेक्शन 1 टू सेक्शन 536 ऐसे 536 सेक्शंस बना दिए। अभी क्या हो रहा था कि जो पुराना एक्ट था उसमें नंबरिंग्स के हिसाब से देखो तो कुछ 298 आ रहा था, बट ओवरऑल अगर 35D, 35DD, 35DDA ऐसे करेंगे ना तो 800-900 सेक्शंस बन रहे थे। लेकिन ये जो नया एक्ट है ना उसका सबसे पहला फीचर ये है कि उन्होंने ना वो सेक्शन के पीछे अल्फ़ाबेट लगाने का बंद कर दिया है। अब सब कुछ वो लोग ने सेक्शन 1 टू 536 तक रखा है। अब आगे जाके अमेंडमेंट्स आएंगे तो इसमें क्या होगा वो पता नहीं है, बट फिलहाल तो ऐसा है। ठीक है? अभी ये लोग ने एक स्पेशल फीचर जो यहाँ पे लाया है इस इनकम टैक्स एक्ट में, वो ये है कि इसके अंदर है ना वो लोग ने शेड्यूल्स रखे हुए हैं। तो देर आर 16 शेड्यूल्स। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो समझो फॉर एग्जांपल अभी आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़नी है। तो अभी इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए ना सेक्शंस है, सेक्शन 15 टू 19। लेकिन ये लोग ने क्या किया पता है? बहुत सारे जो अलाउंसेस और परक्यूजिट्स होते थे ना जो अपन पढ़ते थे, उसको है ना अब एक शेड्यूल फॉर्म में डाल दिया है। पता है, हम बहुत सारे एग्जाम्शंस भी पढ़ते थे अलग अलग चैप्टर्स में, अदर सोर्स ये वो वगैरह, तो उसको ये लोग ने शेड्यूल 2 में डाल दिया है। तो सैलरीज रिलेटेड अभी जो अलाउंस और परक्यूजिट्स की बातें हैं वो शेड्यूल 3 में चली गई है। और शेड्यूल 3 में और भी थोड़ा बहुत है, बट ये तो हम ऊपर ऊपर से मोटी मोटी एक आउटलाइन के हिसाब से बातें कर रहे हैं। और जितने भी अदर सोर्स के और बाकी सब एग्जामिशंस हुआ करते थे ना उसका वो लोग ने एक शेड्यूल बना दिया है। मतलब इन लोगों का थिंकिंग कैसा है पता है? कि एक्ट के अंदर है ना लैंग्वेज को एकदम सिंपल रखो, एक्ट को एकदम सिंपल रखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, और जो एक्ट की डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी ना उसको टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दो। क्या होता है ना, अभी जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो कोई एरो होता है, कोई टेबल होता है, तो हमें भी पढ़ते समय भी हम लोग भी वैसे ही पढ़ते थे ना टेबल फॉर्म में। तो गवर्नमेंट ने वो एक कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे टेबल फॉर्म में डालती है। और फिर जैसे इनकम टैक्स एक्ट आया है, तो जैसे पुराने कानून में था वैसे ये कानून में भी उसकी एक सपोर्टिंग बुक भी आई है, इनकम टैक्स रूल्स। अब इनकम टैक्स रूल्स में भी काफ़ी सारे फॉर्म्स कम कर दिए हैं, रूल्स कम कर दिए हैं। रूल्स में बेसिकली कैसा होता है कि ये एक सपोर्टिंग बुक होती है ना? ऐसे तो आपने इंटर की पढ़ाई में किया रहेगा,
बट बाई चांस अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो ये जो इनकम टैक्स पूरा सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आपको कौन सी चीज़ों की नॉलेज चाहिए। आर्टिकलशिप में पूछ सकते हैं कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में आपको क्या क्या कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है जो हमें पढ़नी पड़ेगी एज पर द न्यू रूल्स, वो है इनकम टैक्स एक्ट। फिर एक है इनकम टैक्स रूल्स, फिर नोटिफिकेशंस बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड सर्कुलर्स। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि बजट तो फेब्रुवरी में आता है, लेकिन इनको क्या है ना, पूरे साल में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बताना है, कुछ बातें करनी है, तो वो लोग नोटिफिकेशंस लेके आते हैं। सर्कुलर बेसिकली कैसा होता है, नोटिफिकेशंस में बहुत बार नया कानून भी आता है, सर्कुलर्स में ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस होते हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो गया, कुछ डाउट हो गया, इनको एफएक्यूज लाने होते हैं ना, एफएक्यूज, तो बहुत बार एफएक्यूज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लेके आते हैं। अच्छा, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता है कि स्लैब रेट जो होते हैं वो उसके कोई सेक्शन नंबर तो होता नहीं है, तो स्लैब रेट हमें बजट से मिलता है। सरचार्ज जो होता है वो हमें बजट से मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, टैक्स रेट्स है ना, टैक्स रेट्स, उसमें थोड़े बहुत टैक्स रेट्स ऐसे होते हैं जो ये लोग ने ना एक्ट में लिख दिए हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट जानना है तो ये लोग ने एक्ट में ही चैप्टर बना दिए हैं। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के नहीं चलेगा, उसके लिए आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब रेट्स और वो चीज़ जो रहती है, थोड़ी बहुत चीज़ें वो बजट के अंदर अनाउंस होती है। तो बेसिकली ये लोग ने क्या किया है, इनको लगता है ना कि कोई टैक्स रेट काफ़ी साल तक हमें मोर और लेस सेम रखना है, तो उसको एक्ट में डाल देते हैं। लेकिन कोई ऐसा टैक्स रेट होगा जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, फिर यंग लोगों के लिए अलग, फिर सरचार्ज भी बहुत बार चेंज होते रहता है ना, फिर एचयूएफ के लिए अलग, तो उसको वो लोग बजट में अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इनकम टैक्स के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इतनी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस। ये इंटर की पढ़ाई में तो नहीं होते हैं, बट ये फाइनल में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये जो है ना, हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले एक ऑर्डिनेंस इशू किया था। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है सर, बेसिकली क्या होता है, बहुत बार है ना, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये लोग ये क्या है, कंटिन्यूस 365 दिन चालू नहीं रहते। इनका सेशंस होता है, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ऐसा। तो अभी बीच में क्या हो गया था ना, ये जो स्टॉक मार्केट था और उसमें स्पेशली जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड बहुत सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स स्टॉक्स में बेच के, शेयर्स बेच के अपना पैसा अपने फिर से घर पे लेके जा रही थी। तो डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया, रूपी वीक हो गया, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, ये सब बहुत वगैरह वगैरह आपने सुना होगा ना। तो उसकी वजह से ना इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट लाना पड़ा। तो वो बिकॉज देर वॉज नो लोकसभा एंड राज्यसभा रनिंग एट दैट टाइम, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो जब भी कोई भी इमरजेंसी में कोई कानून लाना पड़ता है ना, तो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाते हैं। मुझे अभी भी याद है, ऑर्डिनेंस कोविड के टाइम पे भी बहुत आया करते थे, बिकॉज तभी भी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा इतनी मिलती नहीं थी। ठीक है, तो अभी ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसको अगर मैं मेरे पूरे इनकम टैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, एक कैलकुलेशन वाला पार्ट, एक प्रोसीजरल पार्ट, और एक चोर पुलिस वाला पार्ट। ये चोर पुलिस वाला पार्ट है ना, फाइनल में बहुत होता है कि ऐसी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, फिर गवर्नमेंट उसको पकड़ रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इंटर में तो मोस्टली हमें कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, टीसीएस, ये सब थोड़ा ज़्यादा रहता है, बराबर ना। मैंने तो क्या किया है पता है, अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो मैंने तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट का ही ऐसा यू कैन से कलर कॉम्बिनेशन में कर दिया है कि चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बोल रहे हैं, ऐसे 23 चैप्टर सबका मैंने एक एनालिसिस बना दिया है। जेबी लर्निंग्स की जो टेलीग्राम चैनल है ना, परी प्रतीक भट्ट जेबी लर्निंग्स, उसमें ये पीडीएफ डाल दूंगा। लेकिन क्या है, मैं डायरेक्ट खाली पीडीएफ दे दूंगा तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और फिर वीडियो से आपको हेल्प करता हूँ। और ऐसे भी कोई आपको ये सब डिटेल में तो पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि मेहनत तो प्रोफेसर लोग करेंगे ना। फिर प्रोफेसर लोग क्लास में आएंगे, फिर आपको समझाएंगे,
बट ये तो बाई चांस आर्टिकलशिप में अगर आपको खुद को इससे डील करना पड़ा तो सिर्फ थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो अभी देखो, अभी कैसा है कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम के लिए जो चैप्टर्स है ना वो चैप्टर 1 to 8 है। ज़्यादा ये सब चैप्टर का नंबर और वो सब का लोड मत लो, पर थोड़ा सुन के जाओ ना, आपको भी थोड़ा ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ हाँ हमने भी थोड़ा देखा। हाँ, तो देखो जो नया एक्ट है ना उसमें कैसा है पता है, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसमें सब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स की बात की है। सब सेक्शन नंबर सब ऊपर नीचे हो गए थोड़े बहुत, बट मोर और लेस देखोगे ना तो ये सेक्शन नंबर है। तो कैसा होता है, इनकम कैलकुलेट करनी होगी ना तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपका सब 5 हेड्स ऑफ इनकम ये सब आ जाएगा, क्लबिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद सेट ऑफ आ जाएगा। फिर देखो पता है वो इन्वेस्टमेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट की बातें होती थी ना, देखो उसका चैप्टर 8 बना डाला है। अब पुराना चैप्टर तो आपको पता ही है ना, अरे बोलो, हाँ वही वही, हाँ चैप्टर 6A। बट ठीक है, जो पहली बार सुनेगा तो उसको लगेगा ये क्या है चैप्टर 6 से, छोड़ो पहली बार वाले लोग टेंशन मत लो, ये चैप्टर 8 करके एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 आया हुआ है। तो अभी इसमें देखोगे ना तो चैप्टर 8 के साथ एक शेड्यूल भी बनाया है। अब देखो बेसिकली है ना, अगर आपको शेड्यूल में थोड़ा ऊपर ऊपर से बताओ ना तो देखो 16 शेड्यूल्स है। तो देखो शेड्यूल है ना, पहला शेड्यूल तो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है। फिर जो दूसरा शेड्यूल है ना उसमें देखो एग्जेम्प्ट इनकम्स, ये लोग ने क्या किया पता है, बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम जो थी ना वो सब शेड्यूल फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में डाल दी है। ये देखो ना शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 3 स्पेशली सैलरीज वालों की, मतलब दूसरी बातें भी है बट सैलरीज की बहुत सारी बातें हैं। वे फिर से नॉन रेसिडेंट्स के लिए। फिर ये सब आपको अभी नहीं समझेगा, ये सब फाइनल सीए में होता है, बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट होल्डर्स। तो कोई अगर फाइनल सीए का स्टूडेंट अगर ये पीडीएफ रेफरेंस लेना चाहता है तो उसको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। फिर देखो एक शेड्यूल 11 है, वो स्पेशली सैलरी से रिलेटेड बनाया है, विच इज टॉकिंग अबाउट प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, उसके क्या रूल्स होते हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट करने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर है ना एक चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनल सीए के अंदर, तो उसके बारे में भी ये लोग ने स्पेशल चैप्टर और स्पेशल शेड्यूल बना के रखा है। तो ज़्यादा है ना बहुत एकदम चैप्टर नंबर्स और ज़्यादा सेक्शन नंबर्स एकदम डिटेलिंग में फ़िलहाल नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको बस ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। किसी किसी को क्या लगता है पता है कि सर हमारा जो पुराना मतलब नॉलेज था जो अभी तक हमने पढ़ा, सर क्या सब वेस्ट हो गया? एब्सोल्युटली नॉट। लाइफ में कभी भी कोई भी डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई मेहनत कभी वेस्ट होती ही नहीं है बच्चों। और अरे मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानने की ज़रूरत नहीं है, सीबीडीटी खुद बोल रही है एफएक्यूज में। देखो ये मैंने एफएक्यू से ना डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। देखो क्या लगा है, डज ओल्ड सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंटिन्यू? क्या पुरानी चीज़ें, जो पुराने सर्कुलर्स, पुराने केस लॉस, पुराना नॉलेज, क्या वो कंटिन्यू कर रहा है? तो यस डेफिनेटली भाई, काफ़ी सारा नॉलेज कंटिन्यू कर रहा है भाई। जो आपने पहले कैश पेमेंट्स नॉट अलाउड, मोर देन 10,000 वाला रूल था, फिर उसमें एक्सेप्शंस थे, वो सब कंटिन्यू है। हाँ सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं, रूल्स चेंज हो गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा नॉलेज एकदम वाइप आउट हो जाएगा, ओ शिट, ऐसा सब नहीं है। ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स को है ना चेंज तो आते ही रहता है, लेकिन तेरा जो पुराना नॉलेज है ना वो कंटिन्यू होगा भाई। सर्कुलर नंबर चेंज होने से क्या होता है, अभी पहले किसी को रूल 6DD बोलते थे तो अभी उसको कोई और रूल नंबर दे दिया है, हाँ ठीक है, बट रूल 6DD, एक्सेप्शंस, कैश पेमेंट, मोर देन 10,000 अलाउड, ये सब तो पता है ना। तो अंदर का अगर आपको मसाला पता है ना, मसाला, तो ऊपर का हेडिंग चेंज हो गया है, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हाँ ये शायद आपको आर्टिकलशिप में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी बच्चे मई 27 में एग्जाम देने वाले हैं ना उसको शायद इंस्टीट्यूट थियरी में पूछे। इनकम टैक्स में तो थियरी का क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन आता है सीए इंटर में,
बट इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में पूछ सकती है व्हाट वाज द नीड फॉर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो देखो ना ये लोग कैसी कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन करना था, सिंप्लीफाई करना था, मॉडर्न टैक्स कोड के हिसाब से करना था, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करना था, कंसोलिडेटेड प्रोविजंस एंड क्लियर डेफिनेशंस लानी थी, मोर लॉजिकल, मोर एक्सेसिबल एंड रीडर फ्रेंडली बनाना था। क्या है मालूम है, ये सब थोड़े बहुत भारी भरकम शब्द हम मेमोराइज करेंगे ना, जब क्लास में पढ़ेंगे एकदम मेमोराइज करते हैं ना अपन, वैसे मेमोराइज करेंगे। बट ये सरकार खुद बोल रही है, क्या है ये प्रोफेसर बोल रहा है, वो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, छोड़ो सरकार खुद क्या बोल रही है। नया इनकम टैक्स एक्ट क्यों लाया, तो ये देखो ना सरकार खुद बोल रही है। फिर उसके बाद हाइज द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेजिस्लेशन चेंज्ड। अब देखो ये आपको है ना थोड़ा सा काम में आएगा। एक्चुअली कैसा है पता है, जो पुराना कानून था ना, पुराना कानून, उसमें कभी भी उन लोगों को कुछ एक्सेप्शन क्रिएट करना हो ना तो ऐसा प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, ये सब बहुत डालते थे। अब नए कानून में है ना उन लोग ने क्या किया है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए ना ये सब जो एकदम टेक्निकल बहुत सारा होता था ना उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। प्रोविजो वोविजो निकाल दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट निकाल दिया। अब ये लोग क्या है पता है, हर चीज़ को टीवाई बोल रहे। टीवाई, टीवाई क्या होता है, टैक्स ईयर। सो कॉन्सेप्ट वही है, इनकम इज अर्नड इन 1 ईयर बट टैक्स इज कैलकुलेटेड, रिटर्न इज फाइल्ड इन द नेक्स्ट ईयर। मोटा मोटी वही है। बट ये जो प्रीवियस असेसमेंट, मुझे अभी भी याद है, मैं आर्टिकलशिप में था ना, तो अगर सर बोलते थे कि 5-6 का फाइल लेके आओ, तो वो फाइल में हमको सोचना पड़ता था 5-6 प्रीवियस ईयर के असेसमेंट ईयर, हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता था। लेकिन अब वो कन्फ्यूजन धीरे 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 इंडिया में से निकल जाएगा, बिकॉज अभी ये लोग हर चीज़ को टैक्स ईयर ही बोलते हैं। अब आपको अगर रिटर्न फाइल करना है तो वो लोग बोलेंगे नेक्स्ट ईयर, सक्सीडिंग ईयर, ऐसा सब वर्डिंग्स यूज़ करेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मोटा मोटी आपको क्या सीखने को मिला पता है, कि टैबुलर फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, शेड्यूल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशंस निकाल दिए गए हैं। ठीक है। और देखो अगर मैं इधर देखूँ ना तो ये लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन एंड प्रोविजन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट जो होता है ना उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, प्रोविजो एक्सप्लेनेशन निकाल दिया है। टेबल्स एंड फॉर्मूलाज हैव बीन देयर। फिर जो रिडंडेंट और एब्सोल्यूट प्रोविजन है वो सब निकाल दिया। मतलब मुझे एक बार याद था, मैं एक सेक्शन पढ़ रहा था, एज अ प्रोफेसर मुझे लगा बाप रे ये सेक्शन तो मैं जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या है। फिर है ना क्या होता है पता है, मैंने ना सबसे पहले जाके ना लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़े, उसमें लिखा था दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 2003। बोलो, इनकम टैक्स एक्ट में पूरा सेक्शन है नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 2003 है, पर फिर भी वो पुराने एक्ट के अंदर रखा था। अरे क्या जोक चल रहा है। इसलिए ये लोग ने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी रिडंडेंट और ऑब्सोलेट चीज़ें थी ना वो अब निकाल दी गई है। अब नए एक्ट में जो सचमुच में एप्लीकेबल है ना वो ही रखा है, सब फालतू पुराने सेक्शंस निकाल दिए गए हैं। क्रॉस रेफरेंस और क्लियर कर दिया, मोर डायरेक्ट कर दिया। इनकम टैक्स रूल्स हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 511 रूल्स रेड्यूस विथ 399 फॉर्म्स टू 333 रूल्स। मतलब काफ़ी सारे रूल्स थे ना वो अभी वो लोग ने कम कर दिया। ठीक है। तो देखो एक और चीज़ है, आर स्मॉल एज अ स्मॉल टैक्स पेयर हाउ डज दिस चेंज हेल्प मी। तो देखो ना ये लोग क्या लिख रहे हैं, यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, रेड्यूस एक्सेसिव क्रॉस रेफरेंसिंग, कंसोलिडेटेड स्कैटर्ड प्रोविजंस, इम्प्रूव डिजिटल इंटीग्रेशन। सो बेसिकली कैसा है कि सिंप्लीफाई करने का इन शॉर्ट इन लोगों सब कुछ। ठीक है। तो आपको अगर ऐसी डिटेल में और पढ़ना है तो मैंने पूरा इधर रखा हुआ है। देखो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कैसे किए हैं ना, मैंने उसका मेहनत किया है। तो मैंने क्या किया है कि भाई अगर ये सैलरी है तो तू ये चैप्टर नंबर पढ़ेगा ना और उसमें ये जाके पढ़ेगा ना तो हो जाएगा। सच बात बताओ क्या, स्टूडेंट्स को कभी एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज ए स्टूडेंट, बट अभी आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सब लोग टैक्स में आर्टिकलशिप नहीं करते, बट अपने को क्या है मालूम होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है इसके अंदर। मैंने क्लबिंग, सेट ऑफ, ये देखो ये सब कौन से चैप्टर में जाते हैं, उनके कौन से सेक्शंस हैं, तो आपको मज़ा आएगा।
ठीक है, तो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। आप ये सेक्शन एक बार देख के जाना। मेनली क्या होता है, इनकम टैक्स, बराबर, ये दो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस टीसीएस। ये जो चोर पुलिस का चैप्टर्स है ना, ये तो अभी आपको इंटर में कोई एप्लीकेबल नहीं है, ये सब फाइनल में एप्लीकेबल होता है, करेक्ट ना। तो so this was my small explanation, small overview, small design, overall design of the income tax act। और भी डिटेल में बातें करेंगे। मेरा फुल प्लान है कि जो मई 2027 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और डिटेल में लेके आओ। लेकिन अगर आपको भी ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लग रहा है ना, सर इसकी बातें करो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डाल दो, मैं 100% कोशिश करूंगा बात करने का। ऑलराइट, बाय बाय, नो इफ नो बट, ओनली बात, बाय बाय एवरीबॉडी।